Please subscribe the channel, share the video with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मुगल वंशावली के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी और अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। आज हम बात करते हैं कि इतिवृत्तियों की जो रचना मुगल काल में शुरू हुई, उन इतिवृत्तियों के अंदर विशेष रूप से किन बातों का जिक्र किया गया है। तो विशेष रूप से बादशाह यानी राजा के बारे में, उसके समय की घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, शाही परिवार के बारे में, जैसे कि आप नाटक भी देखते होंगे जोधा अकबर, उसमें शाही परिवार और हरम के बारे में जिक्र किया गया है। तो वो जो इतिवृत्तियां हैं उनमें भी इसी प्रकार का वर्णन दिया गया है। इसी प्रकार दरबार के बारे में कि दरबार की जो कार्रवाई है वो कैसे होती है, किस प्रकार वहां बैठने वाले लोगों के पदों के बारे में हमें पता चलता है, अभिजात वर्ग के बारे में और प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में, यानी प्रशासन को चलाने के लिए कौन कौन सी संस्थाओं का गठन किया गया था और वो किस प्रकार से कार्य करते थे। इन सभी चीजों की जो जानकारी है हमें वो इतिवृत्त से प्राप्त होती है। अब बात आती है कि मुगल शासकों ने इतिवृत्त की रचना क्यों करवाई, अर्थात इतिवृत्तियों की रचना के पीछे या उनके लेखन के पीछे या उनको लिखवाने के पीछे मुगल शासकों के क्या क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहले या सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था, उपयोगी जानकारी एकत्रित करना, यानी अपने साम्राज्य से संबंधित, चाहे वो कर से संबंधित हो या प्रशासनिक संस्थाओं से संबंधित हो, उन सभी की जानकारी एकत्रित करना इतिवृत्त का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दूसरा था कि भाई मुगल साम्राज्य की एक ऐसी तस्वीर पेश करना, यानी एक प्रबुद्ध राज्य, यानी शक्तिशाली, जो हर तरफ से साधन संपन्न राज्य है, ऐसे राज्य की तस्वीर पेश करना। यानी जब भी कोई वो इतिवृत्त पढ़े तो उसको ये लगे कि मुगल जो साम्राज्य है वो काफी शक्तिशाली साम्राज्य है। तीसरा उद्देश्य था कि जो मुगल वंश के या मुगल साम्राज्य के जितने भी विरोधी थे, उन विरोधियों के जहन में एक बात फिट कर देना कि आप कितने भी प्रयास क्यों न कर ले, आप असफल रहेंगे, क्योंकि मुगल साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है। तो यह भी एक मुख्य उद्देश्य था। और अंतिम था कि राजा के पश्चात जो उसके युवराज है या आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको जानकारी प्रदान करना कि भी उनके वंशजों का शासन कैसा था, वो कैसे शासन करते थे। अब बात करते हैं भाषा के बारे में कि जो इतिवृत्त है वो किस भाषा में लिखे गए, क्या उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आया या नहीं आया। प्रारंभ में हम देखते हैं कि जो मंगोल संबंध थे वो चगताई तुर्क थे। चगताई तुर्क कौन है? चगताई तुर्क अपने आप को चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते हैं और इसीलिए तुर्की भाषा इनकी मातृभाषा थी, मातृभाषा। और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत के ऊपर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले संस्थापक बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी, जिसे बाबरनामा या तुज़क-ए-बाबरी के नाम से जाना जाता है, तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर के पश्चात हुमायूं राजगद्दी पर बैठे। हुमायूं फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, उनको फारसी भाषा का अच्छा खासा ज्ञान था और इसी के चलते हम देखते हैं कि हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की और ये किस भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा में। तो कहने का अर्थ क्या है कि धीरे धीरे तुर्की से भाषा परिवर्तित होते हुए फारसी की तरफ चल रही थी। फारसी भाषा का सबसे अत्यधिक विकास जो है
वो हुआ अकबर के काल में, क्योंकि अकबर ने अपने शासनकाल में फारसी भाषा को राज्य की भाषा घोषित कर दिया, यानी राजभाषा का दर्जा किसको दे दिया गया? फारसी को। अब बात आती है कि अकबर ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे उसकी क्या उद्देश्य थे? पहला उद्देश्य था कि अकबर ईरान के सफावी वंश के साथ अपने संबंध बनाना चाहता था, उनके साथ, चाहे वो सांस्कृतिक संबंध थे या बौद्धिक संपर्क थे, वो उनके साथ स्थापित करना चाहता था। और सफावी वंश के जो राजा थे या वो साम्राज्य था, वहां पर फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसीलिए अकबर ने फारसी भाषा को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया। दूसरा हम देखते हैं कि जो ईरान से आने वाले दरबार के अंदर जो नियुक्त थे, उन्होंने भी राजा को प्रोत्साहित किया कि वो फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे। और इसी प्रकार आपने भी देखा होगा, आज भी हमारे समाज में ऐसी एक धारणा बनी हुई है, बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, यदि वो इंग्लिश में बात नहीं कर रहा था तो कुछ नहीं, और एक कमजोर सा बच्चा हो जिसने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करके 2-4 शब्द इंग्लिश के बोलते थे तो कहते बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। इसी प्रकार उस समय भी फारसी भाषा शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी कि भाई जो व्यक्ति फारसी बोल रहा है वो बहुत ही मजबूत व्यक्ति है, इंटेलिजेंट है और उसकी प्रतिष्ठा अत्यधिक है। इसीलिए अकबर ने फारसी भाषा को राजभाषा घोषित किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे राज्य के अंदर ही फारसी भाषा का प्रचलन था। कुछ स्थान ऐसे भी थे जहां पर फारसी भाषा का प्रयोग नहीं होता था, वहां पर स्थानीय भाषाओं में अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए, जैसे कि राजस्थानी में, मराठी में, तमिल में। इन भाषाओं के अंदर हम देखते हैं कि अभिलेख लिखवाए गए। दूसरा हम देखते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा थी उसके अंदर जो लोकोक्तियां थी, मुहावरे थे, उनका प्रयोग धीरे धीरे फारसी में होना शुरू हो गया, यानी एक मिक्स सी भाषा बन गई। और इस प्रकार फारसी और हिंदवी भाषा के मिश्रण से एक नई भाषा का जन्म हुआ और वो भाषा थी उर्दू। और हम देखते हैं कि अकबर ने फारसी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। अकबर ने भी अपनी एक ग्रंथ की रचना करवाई जिसका नाम था अकबरनामा, और इसके लेखक थे अबू फजल। जो हम ये बात कर रहे हैं, आप देखना कंपटीशन एग्जाम में इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, या तो पूछ लिया जाता है कि बाबरनामा की भाषा क्या है? तुर्की। बाबरनामा की रचना किसने की? या बाबरनामा का दूसरा नाम क्या है? तुज़के बाबरी। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। अकबरनामा की रचना किसने की? अबू फजल ने। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा में। दूसरा हम देखते हैं कि अकबर ने, यह प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है, अकबर ने एक अनुवाद विभाग यानी ट्रांसलेट, यानी दूसरी भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे हैं उनको फारसी भाषा में अनुवादित करवाने के लिए अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई। और इस विभाग का यही कार्य था कि जो दूसरी भाषाओं में, जैसे बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी हुई थी, इसका भी अकबर ने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। इसी प्रकार भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ महाभारत, महाकाव्य जिसे हम कहते हैं, उसका भी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और उस पुस्तक का नाम लिखा गया रज़मनामा, यानी युद्धों का इतिहास। तो इस प्रकार ऐसी बहुत सी ग्रंथ थे जिसमें राजतरंगिणी भी है, रामायण भी है, उनका भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि फारसी भाषा जो थी वो काफी प्रचलित हो चुकी थी। इसके बाद भी चाहे वो जहांगीर थे, शाहजहां थे या फिर औरंगजेब थे, उन्होंने भी फारसी भाषा के अंदर ही अपने संस्मरण या हम कहें कि अपनी आत्मकथाओं की रचना की या करवाई। अब बात आती है पांडुलिपियों की रचना। सबसे पहले बात तो है कि पांडुलिपियां है क्या, यानी ऐसी ग्रंथ या ऐसी चीजें जिनको हमने हाथ से लिखा है। पहले ताड़पत्रों के ऊपर लिखी जाती थी, पत्ते होते थे बड़े बड़े, उनके ऊपर हाथ से लिखा जाता था, उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। वो ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहते थे। और फिर जैसे ही कागज तैयार हुआ तो उन पांडुलिपियों की नकल उन कागजों के ऊपर उतारी गई। अब पांडुलिपि तैयार करने का जो कार्य था वो मुगल काल में शाही किताब
खाना के अंदर होता था, यानी एक अलग से जगह बनाई गई थी जहां सुलेखक पांडुलिपियों की नकल करते थे, यानी जो पुरानी पांडुलिपियां हैं उनको नए कागज के ऊपर लिखा जाता था। अब यहां कागज की बात आ रही है, हम देखते हैं कि पांडुलिपि के अंदर जब बात आती है पांडुलिपि की तो केवल लेखक का नाम आता है, लेकिन एक पांडुलिपि को तैयार करने के लिए अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी और उनमें सबसे पहला जो काम होता था वो होता था कागज बनाने वाले का। कागज सबसे पहले कार्य किसका है? कागज बनाने वाला कागज बनाकर तैयार करता था। उसके बाद काम होता था सुलेखक। सुलेखक कौन? वो व्यक्ति जो अत्यधिक सुंदर लेख लिखता है, यानी जिसकी लिखाई बहुत ही सुंदर है, उस व्यक्ति को सुलेखक कहते थे। वो पुरानी पांडुलिपि की नकल करके नई पांडुलिपि तैयार करता था। पौख्तगार ये कौन होता था? जैसे पेज हो गया, उस पेज को सजाने के लिए, उसको चमकाने के लिए, उसको सुंदर बनाने का जो कार्य होता था वो होता था पौख्तगार का। उसके बाद चित्रकार, लघु छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से, मान लीजिए हमने एक पेज पे किसी घटना का वर्णन किया, ये पेज खाली छोड़ दिया, इस पेज के ऊपर चित्रकार उस घटना से संबंधित चित्र बनाता था। और चित्र एक ऐसा माध्यम था, कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम लिपिबद्ध नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, उनको व्यक्त नहीं कर सकते, उनको चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता था। और अंत में कार्य होता था जिल्द साज का, यानी जब तैयार होगी तो उसको एक किताब का रूप देना, उसको जिल्द चढ़ाना, प्रत्येक सीक्वेंस में पेज को लगा के उसको तैयार करना। तो पांडुलिपि तैयार करने के लिए इन सभी व्यक्तियों का योगदान होता था। पहले जैसे आपका तो वो दौर है जिसमें आपने तख्तियां नहीं लिखी, जो मेरे हम उम्र साथी उन्होंने तख्तियां लिखी भी हैं। और आपने देखा होगा कि एक स्याही की दवात होती थी, उसमें हम ऐसे कलम को डुबोते थे और लिखते थे। अकबर के काल में एक नई शैली का उद्भव हुआ, नस्तलीक शैली। नस्तलीक शैली क्या थी? एक सरकंडे की कलम बनाई जाती थी, हमारे टीचर्स भी बनाते थे। इस कलम में और हमारी कलम में एक ही अंतर होता था। हम क्या करते थे, जैसे ये सरकंडा है, इसको आगे से छिला तैयार किया, जैसे ये है, उसके बीच में हम कट मार देते थे। वो कट इसलिए होता था कि उसमें कुछ स्याही रुकी रहे और आसानी से शब्दों को लिखा जा सके। लेकिन यहां नस्तलीक शैली में क्या होता था, एक सरकंडा होता था जिसकी लंबाई 5 से 10 मिलीमीटर होती थी। इसमें वह यहां तो एक कट मारते थे, यहां एक छोटा सा सुराख कर दिया जाता था ताकि उसमें भी कुछ स्याही रुके और आसानी से लिखा जा सके। जो रंगीन चित्र बनाए जाते थे, अबू फजल ने चित्रकला को कहा कि ये जादुई कला है जिसके माध्यम से आप ऐसे भाव को व्यक्त कर सकते हैं जो आपने लिखित में नहीं किए। लेकिन इस्लाम के अंदर चित्रकारी का विरोध किया जाता, खासकर जो उलमा वर्ग है उन्होंने इस चित्रकारी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मानवीय चित्र बनाने का एक ही आदमी को हक है, यानी मानव को जिसने बना के भेजा है पैगंबर ने, उसकी बनाई हुई वस्तुओं का चित्र बनाना पैगंबर का विरोध है, या हम कहें कि उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन है। लेकिन फिर भी लघु चित्रों का जो प्रचलन है वो हो चुका था। उस समय चित्रकार होते थे विहिजाज, ये ईरान के सफावी साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे। और हमने बताया था 1540 ईस्वी में हुमायूं को बाहर छोड़कर जाना पड़ा था। इसी दौरान हुमायूं जो है वो इनके संपर्क में आए, और जब वापिस हुमायूं आए तो अपने साथ विजान के 2 शिष्य जिनके नाम थे मीर सैयद अली और अब्दुस समद, इनको ये अपने साथ लेके आए। बाद में हम देखते हैं कि अकबर ने भी इनको संरक्षण दिया और अकबर ने यहां एक और कार्य किया। अब्दुस समद के नेतृत्व में या अध्यक्षता में एक और विभाग की स्थापना की जिसका नाम था चित्रकला विभाग। तो 2 विभागों की स्थापना अकबर द्वारा की गई, एक अनुवाद विभाग और एक चित्रकला
विभाग। और चित्रकला विभाग के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुस समद। और अकबर ने इनकी चित्रकारी से प्रभावित होकर इनको एक उपाधि दी, सीरीन कलम की उपाधि से इनको नवाजा गया। जहांगीर के समय चित्रकला अपनी प्रकाष्ठा पर थी, यानी हम कहें कि जहांगीर का जो काल था वो चित्रकला का एक स्वर्णिम युग था। अनेकों चित्रकारों को जहांगीर ने अपने यहां संरक्षण दे रखा था, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण थे उस्ताद मंसूर, इस्लामी या मुस्लिम चित्रकार। इनकी महारत थी पक्षियों के चित्र बनाने में। कई बार पूछा जाता है, ये तीनों नाम आ जाते हैं और जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें मिलान कीजिए, कुट के अनुसार होता है। तो उस्ताद मंसूर पक्षियों के चित्र बनाने में सबसे अच्छे चित्रकार थे। अबुल हसन लघु चित्र बनाने में सबसे माहिर थे। आपने आज भी देखा होगा, कई बार आता है कि चावल के दाने पर ताजमहल बनाया, गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड दर्ज हुआ। तो उसी प्रकार ये अबुल हसन जो थे वो लघु चित्र बनाने में माहिर थे। और एक हिंदू चित्रकार थे बिशन दास। हम कहें कि उस समय की फोटोस्टेट मशीन, आपने कोई भी चित्र दिया उसका हूबहू यानी डिट्टो कॉपी यदि उस चित्र का कोई चित्र बना सकता था तो वो था बिशन दास। फोटोस्टेट जैसा है वैसा ही बना दिया। तो ये था हमारा इतिवृत्तियों से संबंधित। कल की वीडियो में हम अकबरनामा, बादशाहनामा या बादशाहनामा के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहें। थैंक यू। हैव